बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मामूल के मुताबिक घर के कामों में मशगूल थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मेरी बड़ी बेटी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो अंदर कमरे में सो रही थी। मैंने जल्दी से जाकर कॉल उठाई तो कोई अनजान शख्स था। उसने जो कुछ कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कह रहा था कि मेरी छोटी दोनों बेटियां उसके कब्जे में हैं। मैंने रोते हुए कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ और तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो कहने लगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे एक काम है, अगर तुमने वो कर दिया तो तुम्हारी बेटियों को छोड़ दूंगा। उसने जो पता बताया वो घर से बहुत दूर था, मगर अपनी बेटियों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती थी। जाने वो कौन था और मुझसे क्यों दुश्मनी निकाल रहा था। मैंने जल्दी से फोन अपने भाई को मिलाया, मगर उसका नंबर मसरूफ जा रहा था। मैं उस वक्त भूल चुकी थी कि मेरी बड़ी बेटी घर पर बीमार है। बस मैंने चादर ली और दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर उस शख्स के दिए गए पते पर जा पहुंची। जिस जगह मैं पहुंची थी वो एक वीरान सी पार्क थी और वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं इधर उधर पागलों की तरह अपनी बेटियों को तलाश करने लगी, मगर वो वहाँ कोई था ही नहीं। जिस नंबर से कॉल आई मैंने फोन मिलाने की बहुत कोशिश की, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था और ये बड़ी तफ्शीश की बात थी। रोते हुए मैं दोबारा सड़क पर आ गई। उस पल अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कहीं किसी ने शरारत न कर दी हो। मैं वहाँ से सीधा अपनी बेटियों के स्कूल गई तो मुझे पता चला कि मेरी बेटियां तो वही हैं। मैंने सुकून का सांस लिया, मगर अगले ही पल मैं घबरा गई जब मुझे घर पर मौजूद अपनी बड़ी बेटी का ख्याल आया। जाने क्यों मेरा दिल को यकदम ही बेचैनी हो गई। मैं सड़क पर गाड़ी का इंतजार कर रही थी। जब वहाँ पर टैक्सी रुकी मैंने देखा तो जल्दी से बैठ गई। वो भाई की ही टैक्सी थी और मुझे देखकर वो हैरान रह गया। मुझे पूछने लगा, आज आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? पहले तो मैं उसे सब बताने लगी, मगर फिर मैं रुक गई और सोचा कि शाम को ये घर आएंगे तो फिर बात करूंगी, अभी इन्हें काम करने देती हूँ। मैंने बहाना बनाया और कहा कि मैं बच्चियों की कारकर्दगी के बारे में पूछने गई थी। मैं गली की नुक्कड़ पर ही उतर गई और भाई वहीं से वापस चले गए। जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाजा खोला तो मेरी जान निकल गई। कमरे से मेरी बड़ी बेटी की चीखने की आवाजें आ रही थी। मैं जल्दी से अंदर भागी तो मेरी बेटी को गशी के दौरे पड़ रहे थे और वो देखते ही देखते बेहोश हो गई। मैं उसकी हालत देखकर हैरान रह गई थी। उसकी और कमरे की हालत तो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। मैंने उसको होश में लाने की कोशिश की, मगर वो पानी फेंकने के बावजूद होश में ना आई। तो मैं डर गई और जल्दी से मोहल्ले की लेडी डॉक्टर को बुला लाई। मेरे दिल में बहुत से वहम और खदशे सर उठा रहे थे। ये सब कुछ जो भी हुआ था वो एक गहरी साजिश लग रही थी। किसी ने मुझे झूठ बोलकर घर से दूर जाने पर मजबूर किया ताकि मेरे घर में दाखिल हो जाए और मेरी बेटी के साथ। उससे आगे मैं कुछ नहीं सोचना चाहती थी। डॉक्टर ने बच्ची का चेकअप किया और बाहर आकर मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहने लगी, आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। आप क्या घर पर नहीं थी जब आपकी बेटी के साथ ये सब हुआ? ये सुनकर तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई कि ये डॉक्टर ने क्या कह दिया। भला मेरी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है? हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं थे, फिर कौन दुश्मनी निकाल रहा है? डॉक्टर चली गई तो मैं अपनी बेटी की तरफ आई जो इस वक्त इंजेक्शन के जेरे असर सो रही थी। मैं बुरी तरह डर गई और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी को होश आ गया तो वो मेरे गले लग के रोने लगी। मैंने उससे पूछा, बेटा यहाँ कौन आया था? तो वो डर गई और कहने लगी, अम्मी उसने कहा था कि अपनी माँ को कहो कि वो लौट आए। ये सुनते ही मैं पथरा गई। क्या मेरे माजी से कोई आ गया था? माजी मेरे सामने एक फिल्म की तरह चलने लगा। मैं एक तवाइफ थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं यहाँ पर कब और कैसे आई, मगर मैंने जब होश संभाला तो खुद को बस अंधेर नगरी का बासी। जब तक मैं जवान थी और कवारी थी मेरी वजह से कोठे पर रौनक लगी रहती थी। गाहक कुछ चले आते थे, मगर फिर जब मेरी यके बाद दीगर 3 बेटियां हुई तो मैं एक तरफ लगा दी गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था।
और मैं अपनी बेटियों के साथ खुशगवार जिंदगी बसर कर रही थी कि मेरी कमबख्ती का दौर शुरू हो गया। इन दिनों मैं बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि कोठे का माहौल बहुत ही अजीब हो गया था। अब तो इतने गाहक आते थे और ना ही इतनी कमाई होती थी, जिसकी वजह से कोठे की बाई का मूड अक्सर खराब ही रहता था और वो हर रोज किसी न किसी लड़की को किसी अयाश आदमी के हाथ बेच देती। मेरे साथ वाली तवाइफ की 10 साल की बेटी थी और उसे भी जबरदस्ती किसी के घर बेच दिया गया और ये मुझे लग रहा था कि शायद अब जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी बेटियों के साथ भी ना हो जाए। यूँ तो मैं एक तवाइफ थी, मगर तवाइफ भी तो आखिर एक माँ ही होती है, ना चाहे वो मेरी नाजायज बेटियां थी, मगर मैंने तो इन्हें खुद जन्म दिया था, तो मैं इनसे मोहब्बत कैसे कम कर सकती थी। हर वक्त धड़का लगा रहता था कि कहीं मेरी बेटियों के साथ भी वैसा ना हो जाए जैसे पहले लड़कियों के साथ होता रहा है। इसलिए मेरी उनके लिए हर वक्त फिक्रमंदी ही रहती थी। मेरी बड़ी बेटी 12 साल की थी, उससे छोटी 10 साल की और सबसे छोटी 8 साल की। इस पूरे कोठे पर सबसे ज्यादा हसीन लड़कियां मेरी बेटियां थी, क्योंकि वो मुझ पर गई थी। हुस्न और शबाहत में यहाँ मेरे टक्कर की कोई तवाइफ न थी। बाई ने अभी तक इनका सौदा नहीं किया था कि इसको अपनी मनपसंद कीमत नहीं मिल रही थी, मगर मैं जानती थी कि जैसे ही इसको किसी खरीदार ने उसके मुंह मांगे पैसे दे दिए तो मेरी बेटियों का सौदा करने से हिचकिचाएगी नहीं और उनको यहाँ से दूर भेज देगी। इसी सोच ने मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून गायब कर दिया था। एक दिन कोठे के आगे एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और मैं दहल कर रह गई, क्योंकि ये गाड़ी तभी आती थी जब यहाँ पर किसी बच्ची का सौदा होने वाला होता, और यहाँ अब बस मेरी बेटियों के अलावा बच्चियाँ नहीं थी, अब मेरी बेटियों की बारी थी। इसी सोच ने मुझे जकड़ लिया कि बेटियों की जिंदगी खतरे में थी और मुझे जल्द से जल्द कुछ करना था ताकि मैं अपनी बेटियों की जिंदगी बचा सकूं। मैं जल्दी से अंदर बढ़ी। मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा कम था। जितनी देर वो लोग बाई से मुलाकात करते, इतनी देर में मुझे यहाँ से कहीं दूर चले जाना था। मैंने जल्दी से अपनी तीनों बेटियों का हाथ पकड़ा और इन्हें लेकर कोठे के पिछली तरफ चली आई। वहाँ पर एक दरवाजा था जिस पर कई सालों से ताला लगा हुआ था, मगर मैं पिछले कई दिनों से इस ताले को काटने की कोशिश कर रही थी और खुशकिस्मती से मैंने पिछली रात ही इस ताले को मुकम्मल तौर पर काट दिया। चूँकि इस तरफ कोई नहीं आता था, इसलिए किसी को भी मेरी कारस्तानी के बारे में इल्म नहीं हो सका। मैं जल्दी से इस तरफ आई और ताला खोलकर इस दरवाजे के जरिए सड़क पर चली आई। मेरा ख्याल था कि मुझे भागते हुए किसी ने भी नहीं देखा होगा, मगर यही मेरी सबसे बड़ी गलत फहमी थी, क्योंकि कोठे पर मौजूद एक और तवाइफ ने मुझे देख लिया था और उसने चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लिया था और फौरन ही सब मेरे पीछे भागे। मैं डर गई और मैंने अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर जल्दी से सड़क पार करते हुए बगैर देखे सामने से आती एक टैक्सी को रोका और बेटियों को लेकर इसमें बैठ गई। वो आदमी पूछने लगा, जी आपने कहाँ जाना है? तो मैंने कहा, कहीं भी ले चलो, मगर यहाँ से गाड़ी भगा लो। वो लोग मेरे पीछे हैं, मैं नहीं चाहती कि वो मुझ तक पहुँचे। प्लीज तुम जितनी तेज हो सकता है गाड़ी चलाओ। उसने ऐसा ही किया और जल्द ही हम वहाँ से काफी दूर दूसरे इलाके में आ गए। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उस शख्स को दे दिए और कहा कि मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ दो। वो कहने लगा, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मुझे अपनी परेशानी बता सकती हैं। मैंने उसे झूठ मूठ कह दिया कि मेरा शौहर मेरी बेटियों को मारना चाहता है, इसलिए मैं अपने ससुराल से अपनी बेटियों को लेकर फरार हो गई हूँ और अब मुझे कहीं पनाह चाहिए। तो वो आदमी कहने लगा कि आप मुझे अपना भाई ही समझो और मेरे घर पर आकर आप रह सकती हो। वो शख्स देखने से एक मौलवी मालूम हो रहा था और इसीलिए मैंने उस पर भरोसा कर लिया और मैं उसके साथ उसके घर पर आ गई। वो कहने लगा कि मैं मोहल्ले का मौलवी हूँ और फारिग वक्त में मैं टैक्सी चलाता हूँ। आपको मैंने बहन कहा है तो आप बेफिक्र होकर
मेरे घर पर रह सकती हैं। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि कोई और आदमी होता तो शायद मैं मना कर देती, लेकिन चूंकि वो एक मौलवी था इसलिए मैं मुतमईन होकर उसके घर में आ गई। वैसे भी अभी कहीं और जाने के काबिल नहीं थी, ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही कोई और ठिकाना, तो ये बेहतर था कि मैं उस आदमी के घर पर ही रह लेती। और वो बहुत अच्छा था और उसने मेरा और मेरी बेटियों का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो हमारी हर जरूरत पूरी करता था और उसने मोहल्ले में भी सबको ये कह रखा था कि ये मेरी बेवा बहन है और इसकी बेटियां हैं, इसलिए कोई हम पर बात नहीं करता था, वरना ये माशरा तो मुझे जीने ना देता। चूँकि मैं एक तवाइफ रह चुकी थी और शहर के बहुत सारे लोग मुझे पहचानते थे, इसलिए मैं तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली। और मेरे इस मुंह बोले भाई ने मेरी बेटियों को खुद जाकर स्कूल में दाखिला दिलवाया, वहीं घर के और बाहर के सारे काम करता था। वो मेरी बेटियों से बहुत प्यार करता था और मेरी बेटियां भी उसको मामू मामू कहते नहीं थकती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो इनका सगा मामू नहीं या वो इनकी सगी बहन की बेटियां नहीं हैं। उसने मुझे सगी बहनों वाला मान और मर्तबा ही दिया था। मैंने आज तक इसे अपने माजी के बारे में नहीं बताया था और ना ही उसने पूछा था। हमारी जिंदगी के दिन अच्छे गुजर रहे थे, मगर फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी को नोट करना शुरू किया कि वो डरने लगी है और हर आहट पर चौंक जाती है। उसकी दिन ब दिन खराब हालत होती जा रही थी। मैं देखकर बहुत परेशान हो रही थी कि मेरी बच्ची ने खाना पीना छोड़कर और डरना क्यों शुरू कर दिया है। मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की, मगर वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं होती थी, बस सहमी सहमी सी रहती। मेरा वो मुंह वाला भाई, मौलवी भाई, तो सुबह का घर से निकला शाम को घर आता था और मैं अकेले कहीं बेटी को लेकर जाना नहीं चाहती थी, वरना उसे डॉक्टर के पास ही ले जाती। और आज जो कुछ हुआ था उस पर तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि मुझे बताओ तो सही, वो कौन था? क्या तुमने उस शख्स का चेहरा देखा? मेरी बेटी हिचकिचा कर कहने लगी, मैं आपको बता दूं, मगर आप यकीन नहीं करेंगे। मैं चौंक गई कि तो क्या मैं उस शख्स को जानती थी? कहीं वो कोठे से ताल्लुक तो नहीं रखता था? बेटी हिचकिचा कर कहने लगी, वो मामू थे। एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे मेरे सामने जमीनों आसमां घूम रहे हैं। मैंने बेयकीनी से अपनी बेटी को देखा। वो ऐसा क्यों कह रही थी? वो तो इतना नेक शख्स था, मुझे अपनी बहन मानता था और मेरी बेटियों से भी प्यार करता था। फिर वो मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? बेटी रोती हुए कहने लगी, मामू मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं काफी दिनों से आपको बताना चाह रही थी, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि आप उल्टा मुझे ही डांटेंगी और मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी। मैंने अपनी बेटी की हालत देखी, वो झूठ कैसे बोल सकती थी? शायद उसकी नीयत में फतूर आ गया था। मैंने सोच लिया कि बस अब मुझे यहाँ नहीं रहना। उसको शायद मेरे माजी का पता चल गया होगा, इसलिए उसने सोचा होगा कि कौन सा मेरे पीछे कोई है तो वो जैसे चाहे हमारा फायदा उठा ले। मैंने जल्दी से अपने और अपनी बेटियों के कपड़े बैग में डाले और जैसे ही मेरी छोटी बेटियां स्कूल से वापस आईं तो मैंने तीनों लड़कियों को लेकर जैसे ही घर से बाहर निकलने लगी तो सामने ही उसको देखकर मेरे होश उड़ गए। उसने बैग और हमें हैरानगी से देखा और पूछने लगा, बहन तुम बच्चियों को लेकर कहाँ जा रही हो? वो अमूमन उस वक्त तक नहीं आता था, मगर आज क्यों आ गया? मैं उससे लड़ नहीं सकती थी। मैंने बहाना बनाया और कहा मैं अपने ससुराल वापस जाना चाह रही थी। आज रास्ते में मेरी सास मिली थी, उसने मुझे घर वापस बुलाया है। ये सुनकर वो चौंक गया, फिर कहने लगा, ऐसे कैसे जाओगी? मैं तुम्हें रोकने का हक तो नहीं रखता, मगर अकेले कैसे जाने दूं? मेरा दिल नहीं मानेगा। तुम लोग टैक्सी में बैठो, मैं छोड़ आता हूँ। मैं उस शख्स के साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती थी, मगर मैं उसे शक में भी नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मैं खामोश रही। अचानक बड़ी बेटी ने हाथ छुड़ाया और कहने लगी, हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे। ये कहकर वो अंदर भाग गई और मैं हैरानी से देखती रह गई। उसका रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ वो मुझे कह रही थी कि ये शख्स ठीक नहीं है और दूसरी तरफ उसी के घर रहने पर इसरार कर रही थी। आखिर ये माजरा क्या है?
मैंने अपनी बेटी और उस मुंह बोले भाई दोनों पर नजर रखना शुरू कर दी। मुझे बज़ाहिर ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि वो मेरी बेटी में दिलचस्पी ले रहा है, मगर जब भी मैं किसी काम से बाहर निकलती मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। उस दिन भी मेरे घर से बाहर निकलना जरूरी था क्योंकि मैं कपड़े सिलाई करती थी, इसीलिए बाजार से कुछ सामान वगैरह लाना था। मैं रोड पर गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि अचानक मेरे सेल फोन पर रिंग हुई तो अनजान नंबर से मैसेज आया हुआ था। लिखा था कि अपने मुंह बोले भाई की असलियत देखना चाहती हो तो फौरन बस स्टॉप पर आ जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं तो डर ही गई कि ये कौन मेरे पीछे पड़ गया है और उसे मेरी एक एक हरकत की खबर है। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, मगर फिर भी न चाहते हुए बस स्टॉप चली आई ताकि देख सकूं कि कोई मुझे वहां भेज रहा है तो क्यों, आखिर ऐसा क्या है वहां। बस स्टॉप के शुरू में ही मुझे वो मंजर नजर आ गया जिसके लिए मुझे मैसेज करके यहाँ आने को कहा था। वहाँ मेरा वही मुंह बोला भाई किसी औरत के साथ खड़ा बातें कर रहा था और वो औरत कोई और नहीं उस कोठे की बाई थी जहाँ से मैं फरार हुई थी। आखिर वो दोनों क्यों मिल रहे थे? बाई को कैसे जानता था? कहीं वो दोनों आपस में मिले हुए तो नहीं थे? मैं बुरी तरह घबरा गई और भागते हुए घर वापस आई और एक बार फिर उस घर से निकलने का इरादा किया, मगर मेरी बड़ी बेटी आड़े आ गई। कहने लगी अम्मा हम इसी घर में महफूज हैं, यहाँ से बाहर जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं उलझ गई और कहा कि तुम क्या कह रही हो? एक तरफ तुम कह रही थी कि मामू ने तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश की और दूसरी तरफ तुम उस घर से जाना भी नहीं चाहती। आखिर क्यों? क्या छुपा रही हो? मेरी बेटी बुरी तरह घबरा गई। उसके तासुरात में समझने से कासिर थी कि वो क्या चाह रही है। वो कुछ कहने लगी मगर बोलते बोलते रुक गई और कुछ कहे बगैर कमरे में भाग गई। मैंने सर पकड़ लिया। मेरे आसपास क्या हो रहा था मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। कभी मुझे लगता कि मेरे खिलाफ जाल बनाया जा रहा है और कोई साजिश कर रहा है और कभी लगता कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोठे से निकले 6 माह का अरसा हो गया था और आज अचानक बाई का मौलवी साहब से मिलना मुझे शक में मुब्तला कर रहा था। मैं बस अब यहाँ नहीं रह सकती थी। मैंने अपनी बेटियों को तैयार किया और जबरदस्ती उन्हें लेकर दारुल अमान चली आई। जिंदगी यहाँ कौन सा आसान थी। सबसे पहले तो मुझे अपनी बेटियों के स्कूल की कुर्बानी देनी पड़ी। वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और अब उन्हें यहाँ मेरे पास ही रहना था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैंने अच्छा किया या बुरा। मेरे ऊपर तो जैसे जमीन ही तंग हो गई थी। मुझे कहा गया था कि मुझे अपनी बेटियों को यतीम खाने भेजना होगा ताकि वहाँ उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम हो सके। मैं अपनी बेटियों से दूर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए दारुल अमान से निकलकर सड़क पर अपनी बच्चियों को लेकर बैठ गई। मुझे बड़ी वाली कहने लगी मैंने आपको कहा था ना कि उस घर से मत निकलें। अब देख लिया क्या हो रहा है हमारे साथ। मैं उसे क्या समझाती कि जहाँ इज्जत के लुटेरे हों वहाँ नहीं रहते। वो तो बच्ची थी। उसी वक्त वहाँ से एक औरत गुजरी, फिर दोबारा रुक कर वापस आई तो उसे देखकर मैं चौंक गई। वो कोठे की एक तवाइफ थी। मुझे इस हाल में अपनी बेटियों के साथ देखकर कहने लगी तुमने देख लिया ना बाहर की दुनिया में क्या होता है, तुम वापस आ जाओ। अब हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। अब कोई भी तुम्हारी बेटियों को तुमसे दूर नहीं करेगा, बल्कि जो लड़कियां कोठे से भेज दी गई थी उन्हें भी वापस ले आया गया है। मुझे भी अब यही लग रहा था कि वहाँ मेरी बेटियां कम से कम महफूज तो थीं। शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। इससे पहले कि मैं उसके साथ जाती मेरी बेटी यकदम चिल्ला कर बोली हम आपके साथ नहीं जाएंगी, आप सब गंदे हैं। अम्मी हम मामू के घर जाएंगे। मैंने चिल्लाकर कहा उस रोज जब मैं घर पर नहीं थी तो तुम्हारे मामू ने तुम्हारे साथ क्या किया था तुम्हें याद है? मैं जब आई तो तुम बेहोश थी और आपने कहा था कि मौलवी मामू ने। वो रोते हुए कहने लगी झूठ बोला था अम्मी, मैं डर गई थी। उन्होंने मुझे झूठ बोलने को कहा था। वही बड़ी आंटी जो कोठे पर होती हैं, वो शायद बाई की बात कर रही थी। मैं तो साकत हो रह गई। उसने झूठ बोला था
मैं सच समझकर मौलवी भाई को कितना गलत समझा। उसी वक्त हमारे पास एक टैक्सी आकर रुकी। मौलवी भाई उतरे और कहने लगे, बहना, मैंने कहाँ नहीं तुम्हें तलाश किया। तुम लोगों को मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी? मैंने कहा, आप शायद मेरे माजी से वाकिफ नहीं। तो वह मेरी बात काट कर कहने लगे, मैं अच्छे से वाकिफ हूँ, मुझे आपके माजी का मालूम है, मगर मेरे नजदीक ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आपको ढूंढते हुए वो लोग कई बार मेरे पास आए और आपकी वापसी का तकाजा किया, मगर मैंने हर बार मना कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले वो कोठे की बाई आकर मुझे धमकियां दे रही थी। एकदम ही मेरी आंखों से जैसे गर्द झटने लगी। मैं फजूल में इन पर शक करती रही और इन्हें गलत समझती रही, जबकि इनका तो कोई कसूर ही नहीं था। बेटी मुझे कहने लगी, उस दिन आप घर पर नहीं थी तो वो आंटी कुछ आदमियों के साथ घर पर आई। उन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरे कपड़े फाड़ दिए। फिर कहने लगी, अगर अम्मी पूछे तो कहना ये मामू ने किया है। अगर मैंने झूठ ना बोला तो वो इसी तरह मेरी छोटी बहनों को भी मारेंगे। मैं डर गई और आपसे झूठ कह दिया। वो लड़की जो कुछ देर पहले मुझे साथ ले जाने की कायल कर रही थी, कहने लगी, भाई का प्लान था, वो तुम्हें जबरदस्ती नहीं निकाल सकती थी वहाँ से, क्योंकि तुम्हारा ये भाई ऐसा होने नहीं देता। इसलिए उसने डबल चाल चली। एक तरफ तो तुम्हें उनकी तरफ से बदगुमान किया ताकि तुम वहाँ घर छोड़कर कहीं और जाओ, फिर वहाँ पर तुम पर ऐसे हालात और मुश्किलात डाली कि तुम खुद मजबूर हो जाओ और वहाँ वापस आ जाओ। अभी मैं भी उन्हीं के कहने पर तुमसे झूठ बोल रही थी कि वहाँ सब ठीक हो गया है। हकीकत तो ये है कि वहाँ कुछ ठीक नहीं हुआ। तुम अपने इसी भाई के साथ वापस चली जाओ, महफूज रहोगी। मैंने भाई से माफी मांगी और दोबारा से उनके साथ घर जाने को टैक्सी में बैठ गई। ऐसे लोग जहां में बहुत कम होते हैं जो किसी के लिए अपना ज़र्फ इतना वसी कर लें।